हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने प्रकाश संश्लेषण को शुरू किया था और प्रकाश संश्लेषण में अपन ने बताया कि दो स्टेप में ये पूर्ण होता है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है और इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ग्रेना भाग में होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन आयन को मध्यवर्ती NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। NADP जिसका पूरा नाम होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, और ये मध्यवर्ती हाइड्रोजन आयन को अगली अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन के लिए लेके जाता है। CO2 का अपचयन अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है जो स्ट्रोमा भाग में होती है, और इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया बंद होगी तो ये भी बंद हो जाएगी, उसके समानांतर ये चलती है, और इसमें CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब पहले अपन बात कर रहे हैं प्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रकाशिक अभिक्रिया की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण, पर्णहरित का उत्तेजित होना, दूसरा जल का प्रकाशिक अपघटन, हरित लवक के अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होना, और जल के प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जल का प्रकाशिक अपघटन, NADPH2 का निर्माण, NADP द्वारा हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर लिए जाते हैं, NADPH2 का निर्माण, और एक प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसको बोला जाता है? देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, पर्णहरित उत्तेजित हो रहा है जल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। जल का प्रकाशिक अपघटन, हाइड्रोजन जल के प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। NADPH2 हाइड्रोजन आयन NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और फिर एक बता रहा हूं प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण, जहां से इसमें जो मेन आता है चक्रीय अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया में। प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है? पर्णहरित से मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही से गुजरते हैं और ATP निर्माण होता है, और ATP का निर्माण हो रहा है, फॉस्फेट बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए क्या नाम आया इसमें? फास्फोरिलीकरण। इसे फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। मैं केवल इतना बता देता हूं। तो पर्णहरित से मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हैं और उस दौरान ATP का संश्लेषण होता है, इसको नाम दिया जाता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोरिलीकरण जो बोला जाता है। अब इसमें ये जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, इलेक्ट्रॉन का विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरना, इसमें दो प्रकार से बताया जाता है, एक तो चक्रीय और एक अचक्रीय। चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय फास्फोरिलीकरण क्या है? देखो यहां पर यहीं पे NADP की फुल फॉर्म में लिख देता हूं, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
NAD भी सुनते हैं अपन, NAD FAD, ऐसे NADP जो अपन ने बोला, और एक आता है NAD, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP का जो पूरा नाम हो गया। अब इसमें जो अपन बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरने के दौरान ATP का निर्माण, ये प्रकाश फॉस्फोरीकरण दो प्रकार से होता है, चक्रीय और अचक्रीय। पहले बात करें अपन चक्रीय फॉस्फोरीकरण। देखो पर्णहरित अणु में जो मुख्य बताया था अपन ने, मुख्य जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो है क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल A में जो अभिक्रिया स्थल माना जाता है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर दो तरह से अपन नाम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं P700 और एक बोलते हैं P680। ये तो है फोटो सिस्टम फर्स्ट और ये है फोटो सिस्टम सेकेंड। ये तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और ये फोटो सिस्टम सेकेंड। चक्रीय फॉस्फोरीकरण में फोटो सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है, ये वाला ही भाग लेता है, ये भाग नहीं लेता है। इससे अगला जो पढ़ेंगे अपन अचक्रीय फॉस्फोरीकरण, उसमें ये दोनों भाग लेते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी और फोटो सिस्टम सेकेंड भी, उसमें दोनों भाग लेते हैं। फिलहाल अपन इसकी बात कर रहे हैं PS फर्स्ट की, जो चक्रीय फॉस्फोरीकरण में अपन बता रहे हैं। तो इसमें जो अभिक्रिया स्थल होता है वो होता है P700, तो ये बोला जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। और ये जो P700 है इसको बोल रहे हैं अपन अभिक्रिया स्थल। क्या नाम दे रहे हैं इसको? इसको नाम दिया जा रहा है अभिक्रिया स्थल। ठीक है, तो अभिक्रिया स्थल अपन ने क्या बताए थे, पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये P700, और ये जो P700 है ना, इस पे फोटोन आपतित होंगे। फोटोन बताया अपन ने सूर्य के प्रकाश की इकाई जो बोली अपन ने, फोटोन इस पर आपतित होते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, देखो ये तो हो गया मुख्य अभिक्रिया स्थल, इसके साथ में पाए जाते हैं सहायक वर्णक। ये सारे जो मैं दिखा रहा हूं, ये सब के सब मैं क्या दिखा रहा हूं, सहायक वर्णक, जो अपन ने बताए थे। क्लोरोफिल B भी सहायक वर्णक है, और इसके अलावा अपन ने बताए थे कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, अलग अलग सब में जो पादपों में पाए जाते हैं। ये सहायक वर्णक एंटीना अणु की तरह कार्य करते हैं। ये भी फोटोन को ग्रहण करते हैं, फिर इसको मुख्य अभिक्रिया स्थल को दे देते हैं, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक को दे देते हैं। तो P700 जो हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये प्रकाश ऊर्जा क्वांटम को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये उत्तेजित हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं, ये संकुल होता है FeS। आयरन सल्फर प्रोटीन, ये संकुल प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं FD बोला जाता है, फेरोडॉक्सिन। तो देखो यहां मैं जो बता रहा हूं FeS जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, आयरन सल्फर प्रोटीन संकुल, जो P700 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और ये इलेक्ट्रॉन अब कौन ग्रहण करता है, अगला इलेक्ट्रॉन ग्राही है FD, फेरोडॉक्सिन, इसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब इसके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। इसके बाद में अगला है साइटोक्रोम B। अगला इलेक्ट्रॉन को ग्राही कौन है भाई, साइटोक्रोम B। ध्यान रखना, ये इन्हीं के नाम पूछते हैं इसमें, क्रम पूछ देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही का क्रम बताओ, ये अपने को ध्यान रखना होता है। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं
बी साइटोग्राम F6, साइटोग्राम F, साइटोक्रोम F इसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। और यहां से इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किए जाते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं प्लास्टोसाइनिन, पीसी, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जब साइटोक्रोम F से साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F के दौरान इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है उस दौरान एटीपी से एटीपी बनता है, उस दौरान एडीपी से क्या बनता है अभी, एटीपी। तो ये अगला पॉइंट हो गया क्वेश्चन का कि चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के दौरान एटीपी अणु कहां प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F, उस दौरान एटीपी अणु का निर्माण होता है। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ जाते हैं, P700 में, वापस से इलेक्ट्रॉन P700 में हो गया, ये वापस से क्या हो गया, अपचयित हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने ऑक्सीकृत हुआ और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास पहुंच गए तो ये हो गया वापस से अपचयित हो गया। तो अब इसमें देखो जहां अभिक्रिया स्थल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वापस उसी के पास आ गए और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। और इस दौरान कहां एटीपी का निर्माण हुआ, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F में ट्रांसफर होता है उस दौरान एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो यहां जो अगला पॉइंट नोट करवा रहा हूं मैं, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान एटीपी अणु संश्लेषित या एटीपी अणु का संश्लेषण होता है, एटीपी अणु का संश्लेषण होता है। जब वो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उस दौरान एटीपी अणु का संश्लेषण होता है। अब इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस अभिक्रिया स्थल में पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुनः अभिक्रिया स्थल में पहुंच जाते हैं, अतः इसे चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस अभिक्रिया स्थल तक पहुंच रहे हैं। तो पहला जो अपन ने बताया प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में पहला बताया अपन ने चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, अभिक्रिया स्थल है P700, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला जाता है, P700 वाला जो होता है, और जिसमें दोनों शामिल होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड होता है जो है अचक्रीय में आता है। फोटोन आपतित होते हैं इस पर और सहायक वर्णक जो कि एंटीनाणु भी कहलाते हैं ये भी ऑब्जर्व करते हैं, इसको दे देते हैं, सबके सब इसको ऊर्जा दे देते हैं। और यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फेरस सल्फर संकुल को, फिर फेरोडॉक्सिन को, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और फिर लास्ट में आ जाते हैं वापस यहीं, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। तो चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में केवल और केवल कौन भाग लेता है अभी, PS फर्स्ट ही भाग लेता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है। न इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, न इसमें जल का प्रकाशिका अपघटन हो रहा है, केवल एटीपी का संश्लेषण अपन इसमें बता रहे हैं। अब अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण जो बोला जाता है, चक्रीय के बाद में अपन बात करें दूसरा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं।
अब इसको अचक्रीय नाम कैसे दे रहे हैं, यही अभी देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। इसमें अभिक्रिया स्थल हुआ P680, अभिक्रिया स्थल ये बोला जाता है PS सेकेंड, इसको बोलते हैं PS सेकेंड। और वही फोटोन आपतित, फोटोन आपतित, और वही सहायक अणु, सहायक वर्णक, ये भी फोटोन को एब्जॉर्ब करके मेन अभिक्रिया स्थल को दे देते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद में सबसे पहले ग्रहण किया जाता है थियोफाइटिन। यहां प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है भाई, थियोफाइटिन, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है थियोफाइटिन। और तो ये जो वर्ड आ रहा है थियो, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं इसको, थियोफाइटिन, ठीक है। उसके बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं अगले इलेक्ट्रॉन ग्राही PQ, जिसको प्लास्टिक क्विनोन बोला जाता है, PQ प्लास्टो क्विनोन, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B, और इस दौरान ADP से ATP का संश्लेषण होता है, ADP से ATP का संश्लेषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B में, वहां था साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F के दौरान, यहां हो रहा है प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B में ट्रांसफर होने के दौरान ADP से ATP का संश्लेषण, ये मेन पॉइंट हो गया यहाँ पर। और साइटोक्रोम B से फिर साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F, और इसके बाद में प्लास्टोसाइनिन, और यहां से देखो इसमें जो आ गया था अपने पास में, यहां देखो प्लास्टो फेरोडॉक्सिन दिखाया था अपन ने, प्लास्टोसाइनिन से इसमें आया था, यहाँ ये कौन हो गया भाई, प्लास्टोक्विनोन, फेरोडॉक्सिन की जगह प्लास्टोसाइनिन से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस इसमें नहीं जाता, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दिए जाते हैं अभिक्रिया स्थल P700 को, ये दिए जाते हैं अभिक्रिया स्थल P700 को, इसको ये इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो बताओ अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहां आया क्या, नहीं आया, दूसरे फोटो सिस्टम सेकंड में पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन यहां से, और यहां जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होते हैं हाइड्रोजन आयन, साथ में रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का रिलीज होना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, यहां दिखाया मैंने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का रिलीज होना। अब ये जो यहां पर ने बताया कि ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, किसके पास में, P700 के पास में। यहां से इलेक्ट्रॉन ग्राही, अब P700 वाला कौन सा बताया था अपन ने, FeS, यहां से फिर बताया अपन ने FD फेरोडॉक्सिन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं NADP द्वारा, मध्यवर्ती द्वारा। इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिए, NADP ने, मध्यवर्ती ने ग्रहण कर लिए। और ये हाइड्रोजन आयन, यहां से जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए वो भी आ जाएंगे, और इन हाइड्रोजन आयन के साथ में संयोग से जो एक NADP के साथ में 2 हाइड्रोजन आयन, और निर्माण हो जाता है NADPH2 का, NADPH2 का निर्माण। तो इस तरह से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना,
ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये नहीं आ रहे हैं फोटोन वाले, P680 को फोटोन ने क्या किया, उत्तेजित किया, लेकिन P700 को कौन उत्तेजित करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त हो रहे हैं। ये समझने वाली चीज है, ध्यान रखना इसमें। ये मेन जो चीज यहां पर बताई मैंने, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं आगे पीछे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो इलेक्ट्रॉन तो इसको कर रहे हैं उत्तेजित, और इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको उत्तेजित कर रहे हैं। टोटल मुक्त तो 4 होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें चलेंगे एक के साथ में, और साथ में बताया अपन ने हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन जो आयन है वो यहां पर काम, ये हाइड्रोजन आयन ने किया मध्यवर्ती NADP का अपचयन, NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण। इस प्रकार से ये मध्यवर्ती बना। अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन वापस थोड़ी आए उसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर अभिक्रिया स्थल में वापस नहीं पहुंच रहा है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है अचक्रीय। और अचक्रीय में दोनों भाग ले रहे हैं, ध्यान देना, इसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग ले रहे हैं, PS सेकंड और PS फर्स्ट इसमें दोनों भाग ले रहे हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों मिलकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से अप्रकाशिक अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें वापस इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं पहुंच रहा अभिक्रिया स्थल में। यहाँ पर दो जो नए शब्द आए हैं, फियोफाइटिन और एक आया है PQ प्लास्टोक्विनोन, ये 2 नए नाम आए हैं यहाँ पर। ये पहले नाम आ चुके थे, बता दिए थे अपन ने। अब इसमें बताओ चक्रीय और अचक्रीय का अगर अपन कंपैरिजन करें, अचक्रीय को वापस से बता रहा हूं एक बार देख लो। इसमें अचक्रीय वाला जो है ये बताया, इसमें PS फर्स्ट सेकंड दोनों भाग ले रहे हैं। पहले PS सेकंड की जो अभिक्रिया स्थल है, फोटोन को आपतित, उस पर आपतित होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, फियोफाइटिन से प्लास्टिक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B। इस दौरान ATP का संश्लेषण साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और फिर पहुंच जाते हैं PS फर्स्ट में, PS700 में। तो PS700 को सीधे फोटोन नहीं मिल रहे, PS700 का उत्तेजन किससे हो रहा है, जल के अपघटन से मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और इस दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन से उत्तेजित होकर ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये फेरोडॉक्सिन, वही P700 वाला जो चल रहा है, फेरोडॉक्सिन से फिर NADP को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। NADP इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ में अपचयित हो जाता है, NADPH2 का निर्माण। इस तरह से ये पूरा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण चलता है। तो अब अगर अपन दोनों का कंपैरिजन करें, चक्रीय और अचक्रीय का, तो क्या चीज बता सकते हैं अपन, बताओ। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण पहला तो ये बताएंगे, इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है। किसमें, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉनग्राही से गुजरकर पुनः अभिक्रिया स्थल पर पहुंचता है, और इसलिए इसको क्या नाम दिया भाई, चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान
एटीपी अणु का संश्लेषण इसमें हो रहा है, एटीपी अणु का संश्लेषण। साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान एटीपी का संश्लेषण। और यहाँ NADPH2 का निर्माण नहीं होता, NADPH2 का निर्माण नहीं होता भी, और ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। मुक्त नहीं होती है, ये तो बोला जाता है चक्रीय वाला। अब अगर इसको इसके साथ कंपैरिजन करें, PS फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही से गुजरने के पश्चात पुनः अभिक्रिया स्थल पर नहीं पहुंचता है। और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? अभी अचक्रीय है। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान एटीपी का संश्लेषण होता है। NADPH2 का निर्माण होता है। NADPH2 का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये सारा प्रोसेस होता है किसमें भी? अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में। इस तरह से प्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, जहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन आयन के लिए मध्यवर्ती बना, साथ में ऊर्जा के लिए एटीपी अणु का संश्लेषण हुआ। और ये सब काम आएंगे किसमें? CO2 के अपचयन में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आते हैं। तो अप्रकाशिक जो अभिक्रिया है ये बताइए अपन ने कि हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसमें CO2 का अपचयन होता है और अपचयन के लिए हाइड्रोजन आयन और जो हैं वो NADPH2 के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं यहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रिया में। उससे CO2 का अपचयन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये जो ग्लूकोज निर्माण अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, इसमें देखो एक तो नाम दिया जाता है C3 चक्र और एक नाम दिया जाता है C4 चक्र। एक तो नाम दिया जाता है C3 चक्र और एक नाम दिया जाता है भी C4 चक्र। ये क्या है समझो। इसमें जब CO2 का अपचयन होता है ना, CO2 का अपचयन जब होता है उस दौरान यानी ये एंजाइमों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन चलती हैं और प्रथम स्थायी उत्पाद जो बन रहा है दोनों में, उसके आधार पर ये नाम दिए जाते हैं। तो इसमें CO2 के अपचयन के दौरान CO2 के अपचयन के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद फॉस्फो गिल्सरिक अम्ल
जिसको बोलते हैं PGA अम्ल बनता है। इसमें 3 कार्बन परमाणु पाए जाने के कारण इसे C3 चक्र कहा जाता है। C3 चक्र कहा जाता है। तो CO2 का जब अपचयन हो रहा है तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो बन रहा है, कार्बनिक यौगिक जो बन रहा है, वो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। और फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में के एक अणु में 3 कार्बन परमाणु मौजूद हैं, उस आधार पर इसको नाम दिया जाता है C3 चक्र। अब यहां मैंने लिखा है C4 चक्र, दूसरा जो लिखा है मैंने C4 चक्र, इसमें CO2 के अपचयन के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सो एसिटिक अम्ल OAA बनता है, जिसमें 4 कार्बन परमाणु पाए जाने के कारण इसे C4 चक्र कहा जाता है। C4 चक्र कहा जाता है। तो इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो कि 3 कार्बन युक्त है, इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सो एसिटिक अम्ल जो कि 4 कार्बन युक्त है, और इसलिए इसको तो नाम दिया गया C3 चक्र, और इसको क्या नाम दिया गया C3 चक्र। इसके उदाहरण में आ जाते हैं। ये होता है द्विबीजपत्री में, यह मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों में होता है। यह मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों में होता है, और यह मुख्यतः एक बीजपत्री पादपों में होता है। एक बीजपत्री पादपों में होता है। ये द्विबीजपत्री पादपों में और ये एक बीजपत्री पादपों में संपन्न होता है। C3 और C चक्र है। और इसमें प्रमुख एंजाइम रूबिस्को, इसमें प्रमुख एंजाइम रूबिस्को होता है। और CO2 के अपचयन में जो काम आता है, इसमें प्रमुख एंजाइम होता है पेप्सिको। इसमें प्रमुख एंजाइम पेप्सिको होता है। C4 पादपों के अंदर साइंटिस्ट के नाम के आधार पर जो C3 चक्र है ना, इसको तो बोलते हैं केल्विन बेंसन चक्र। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है। और इसको H-Westlake चक्र कहा जाता है। H-Westlake चक्र कहा जाता है। ये साइंटिस्टों के आधार पे नाम दिए हुए हैं। ये जो नाम दिए हुए हैं, ये इनको नाम किस आधार पे दिए हुए हैं? साइंटिस्ट के आधार पे। अब देखो यहाँ पर जो 2 मैंने पादप लिखे हैं, एक तो लिखा है C3 और एक C4। ये मेनली है द्विबीजपत्री पादपों में, ये एक बीजपत्री पादपों में। इसमें कुछ द्विबीजपत्री में भी ये चलता है,
कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी होता है। कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी C4 चक्र चलता है, जैसे यूफोर्बिया, अमरेंथस जो बोला जाता है। यूफोर्बिया, अमरेंथस, दो पादप तो मेन याद रखना, जिनमें कौन सा भाई C4 चक्र द्विबीजपत्री होते हैं भी भाई। द्विबीजपत्री में C3 होता है, लेकिन इसमें एक भी द्विबीजपत्री में C3 चक्र जो है, एक तो यूफोर्बिया, एक अमरेंथस, जिनमें ये पाया जा रहा है। C4 पादपों को एक नाम दिया जाता है, इनकी बोला जाता है क्रेंज शारीरिकी। मैं एक शब्द लिखवा रहा हूं, क्रेंज शारीरिकी। क्रेंज शारीरिकी, इस शब्द का मतलब क्या है? क्रेंज शारीरिकी, जो C4 पादप है ना, की पत्तियों में दो प्रकार की कोशिका, दो प्रकार की कोशिका, एक तो पर्णमध्योतक और एक पूल आच्छद। तो इनमें से जो पूल आच्छद कोशिका है, पूल आच्छद कोशिका संवहन पूल, जाइलम फ्लोएम के जो पूल होते हैं ना, संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम जो होते हैं पादपों में, पूल आच्छद कोशिका संवहन पूल के चारों ओर मालाकार स्वरूप में पाई जाती है। और इस मालाकार के लिए जर्मनी शब्द आता है क्रेंज। मालाकार के लिए जर्मनी शब्द क्या आता है भाई? क्रेंज। तो उसी आधार पर क्रेंज शारीरिकी बोल जाते हैं, जिसे क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन अपने। तो क्रेंज शारीरिकी कौन से पादप की विशेषता है? ध्यान रखना, एक बीजपत्री के। और जो उष्णकटिबंधीय हैं उनके लिए ये विशेष अनुकूलन वाली स्थिति हो जाती है। C4 जो चक्र है ना, वो C3 चक्र की तुलना में ज्यादा, C4 चक्र C3 चक्र की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। कारण पेप्सिको एंजाइम CO2 की कम सांद्रता पर भी सक्रिय रूप से काम करता है। सक्रिय रूप से काम करता है रूबिस्को ने। रूबिस्को नहीं। पेप्सिको एंजाइम बताया था अपन ने C4 प्लांट के लिए, ये CO2 की कम सांद्रता पर भी वर्क करता है, एक्टिव रहता है, जबकि रूबिस्को CO2 की कम सांद्रता पे काम नहीं करता, जो सीमाकारी प्रभाव पड़ते हैं अपन। तो उस आधार पे C4 पादप C3 की तुलना में क्या हुए भाई? ज्यादा एक्टिव है। दूसरा, C4 जो चक्र है ना, निम्न से उच्च ताप पर सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पादपों की मेन विशेषता है ये। उष्णकटिबंधीय पादपों का यह मुख्य गुण है।
कौन सा? C4 साइकिल। C4 साइकिल उष्णकटिबंधीय पादपों के लिए ज़्यादा के लिए एक अनुकूलन हो गया ये। तो गन्ना वगैरह ये जो है बाजरा वगैरह उष्णकटिबंधीय इनके लिए बेटर रहता है। उसकी स्थिति में आराम से प्रकाश ज़्यादा कर पाते हैं। C3 चक्र से ज़्यादा श्रेष्ठ है कौन सा भी? C4 चक्र। अब एक C3 और C चक्र में जो दो मैंने बताया अपन ने CO2 अपचयन के लिए, C3 और C4। C3 तो द्विबीजपत्री पादपों में और C4 चलता है भी एक बीजपत्री पादपों में। तो इसके बाद में जो अपन बात कर रहे हैं एक आता है भाई मांसल पादप के लिए CAM चक्र बोला जाता है। CAM चक्र, और CAM का पूरा जो नाम होता है ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। अब यहाँ पर जो ये शब्द आया ना क्रेजुलेशियन जो शब्द अपन बोलते हैं, कौन से पादप आते हैं? मांसल पादप जो आते हैं, नागफनी वगैरह, मरुदबिद व शुष्कोद्भिद पादप में संपन्न। यानी कुल मिला के CAM साइकिल के द्वारा CO2 का अपचयन किन में होता है? वो पादप जो उच्च तापक्रम के अंदर पाए जाते हैं। मरुदबिद जो पादप हैं, जो अपन बोलते हैं भाई जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, दिन के समय प्रकाश, एक तरह से कहेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, क्योंकि रंध्र बंद रहते हैं। रंध्र गहराई में भी होते हैं और रंध्र बंद रहते हैं। दिन के धूप इतनी तेज रहती है तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो उस स्थिति में इन पादपों में इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन मांसल पादप, ग्वारपाठा, नागफनी आदि। तो इनमें क्या होता है भाई? इन पादपों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। अभी मैं बता रहा था दिन में प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक रहती है तो रंध्र बंद रहते हैं। इन पादपों में रंध्र कब खुलते हैं भाई? रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। रात्रि में CO2 को ग्रहण कर मैलिक अम्ल के रूप में मैलिक अम्ल में अपचयन किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इन पादपों में रात्रि को CO2, क्योंकि वायुमंडल में रात्रि में वैसे पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण कर वो उसको मैलिक अम्ल के रूप में अपचयित कर लेते हैं। देखो यहाँ पूरा ग्लूकोज नहीं बना, केवल किसका निर्माण हुआ? मैलिक अम्ल का निर्माण हुआ। मैलिक अम्ल का जो निर्माण हुआ ना, उस रूप में उसको संचित करके रखा जाता है, अपचयन किया जाता है। और रात्रि में इसी रूप में, इसी रूप का मतलब मैलिक अम्ल, इसी रूप में संचित करके रखा जाता है। और अब दिन के समय क्या होगा कि ये जो मैलिक अम्ल है ना, ये मैलिक अम्ल किस में अपचयित हो जाएगा? कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा से CO2 मुक्त हो जाती है और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। CO2 मुक्त हो जाती है और साथ में C3 चक्र द्वारा इस मैलिक अम्ल के डिकार्बोक्सिलीकरण से CO2 मुक्त हुई, साथ में C3 चक्र शुरू हो जाता है,
जो अपन ने बताया था स्टार्टिंग वाला C3C4, C3 चक्र के द्वारा फिर संपन्न करके उसको बदला जाता है ग्लूकोज के अंदर में संचित करके रखा जाता है दिन के समय। अब दिन के समय क्या हुआ अभी, मेलिक अम्ल का हुआ विकार्बोक्सिलीकरण और इससे CO2 मुक्त हुई, फिर शुरू हुआ C3 चक्र और ग्लूकोज निर्माण। तो ये पादप जो ये बोला जाता है CAM साइकिल जो बोली जाती है। तो मरुद्भिद जो पादप हैं या शुष्कोद्भिद नाम दे दें अपन, उनके अंदर ये स्थिति बताई जाती है। शुष्कोद्भिद में लवणोद्भिद भी आ जाते हैं भी, जो इस स्थिति में ये पादप जो है वो इस तरह से रात्रि के समय में रंध्र खोलते हैं और उस दौरान CO2 को मैलिक अम्ल में अपचित कर लिया जाता है। इसी रूप में रात भर संचित करके रखा जाता है। दिन के समय मैलिक अम्ल का विकार्बोक्सीकरण करके CO2 मुक्त हो जाती है और फिर इसमें C3 चक्र के द्वारा इसको कंप्लीट C3 चक्र द्वारा बदला जाता है ग्लूकोज के अंदर। वो आता है क्रेंच जो अपन ने बताया CM साइकिल। एक नाम आप और सुनते हो, इसके साथ में एक नाम जो और आता है वो नाम आता है अभी C2 चक्र। ये अलग अलग ध्यान रखने अपने को, मेनली द्विबीजपत्री में C3 चक्र, एक बीजपत्री में C4 चक्र, मांसल पादपों में बताया भी अपन ने CM चक्र, क्रेंच शारीरिक की C4 पादपों की जो C3 से ज्यादा बेटर होती है प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से। और अब अपन एक बात कर रहे हैं C2 चक्र, इसमें अपन एक नाम सुनते हैं प्रकाश श्वसन। क्या नाम सुनते हैं अभी, प्रकाश श्वसन। ये क्या है देखो, श्वसन अपन क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा का उत्पादन, वो अपन पढ़ते हैं श्वसन क्रिया, ऊर्जा का उत्पादन जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये अपन पढ़ते हैं। वो तो पढ़ते हैं अपन श्वसन। अब प्रकाश श्वसन में क्या हुआ कि यहां पर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, लेकिन CO2 का निर्माण होता है। तो CO2 तो बनी लेकिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं हुआ, और ये बोला जाता है प्रकाश श्वसन। और ये एक हानिकारक क्रिया है। और ये जो शब्द दिया था क्रोटकोव ने दिया। इस दौरान सर्वप्रथम 2 कार्बन युक्त, जब अपन ने बताया C3 चक्र तो अपन ने बताया था उसमें 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। C4 चक्र बताया उसमें अपन ने बताया कि 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। और एक अब जो अपन बोल रहे हैं C2 चक्र में 2 कार्बन युक्त ग्लाइकोटैलिक अम्ल बनता है। 2 कार्बन युक्त ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है, अतः इसे C2 चक्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश श्वसन जो है एक हानिकारक प्रक्रिया है। ये कब होती है, जब प्रकाश
कब की उपस्थिति कम हो और ऑक्सीजन की सांद्रता CO2 की तुलना में ज़्यादा हो जाए पादप कोशिकाओं में, तो ऐसे समय कार्बनिक पदार्थ जो वहाँ जमा है ना वो ऑक्सीकृत होने लग जाता है। और ऑक्सीकृत होगा तो बताओ उस पदार्थ का यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उससे ऊर्जा तो प्राप्त हुई, ऊर्जा भी प्राप्त नहीं हो रही। वो इस बड़ी चीज़ है कि कार्बनिक पदार्थ का क्षय भी हो गया, नुकसान भी हो गया, लेकिन ऊर्जा भी प्राप्त नहीं हुई। और CO2 और मुक्त होती जा रही है, वो और बढ़ती जा रही है। जितनी सांद्रता बढ़ेगी उसकी सांद्रता बढ़ने के बाद में फिर वो ये प्रक्रिया चलेगी। तो C2 चक्र तो बोला जाता है। C2 तो नाम दिया है कि इसमें पहला कार्बनिक यौगिक ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है 2 कार्बन युक्त, इसलिए इसको C2 चक्र कह रहे हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ये श्वसन हो रहा है तो इसलिए इसको प्रकाश श्वसन कह रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन ऊर्जा मुक्त और नहीं हो रही है, तो कार्बनिक पदार्थ का नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एक कैसी प्रक्रिया है भी, हानिकारक क्रिया है। यह प्रक्रिया ऑक्सीसोम, जो कि सूक्ष्म कोशिकांग बोलते हैं अपन, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में होती है, हरित लवक में होती है। तो ये नाम दिया जाता है C2 चक्र। तो इसका मेन है बताया जाता है भी कि O2 की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस रेट की अधिकता से रुबिस्को जो एंजाइम है ना वो ऑक्सीनेज एंजाइम की तरह कार्य करने लग जाता है। रुबिस्को एंजाइम CO2 का अपचयन करवा रहा है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की वो तभी होता है जब वो CO2 की सांद्रता ज़्यादा रहती है तो कार्बोक्सीनेज के रूप में काम करता है, तब तो होगा CO2 का अपचयन, ग्लूकोज का अणु निर्माण होगा, कार्बोक्सीकरण क्रिया होगी। अगर CO2 की अधिकता है तो फिर रुबिस्को एंजाइम जो है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है? ऑक्सीनेज एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर प्रकाश श्वसन शुरू हो जाता है। इसलिए ये कारण बन जाता है। तो इसका अगर कारण बताएं, प्रकाश श्वसन का कारण, प्रकाश श्वसन का कारण अगर अपन बताएंगे तो अपन बताएंगे O2 की उच्च सांद्रता, O2 की उच्च सांद्रता में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीनेज की तरह कार्य करता है। ऑक्सीनेज की तरह कार्य करता है और कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है। अब बताओ C4 प्लांट C3 से श्रेष्ठ हैं, उसमें एक कारण ये भी आ जाता है क्योंकि पेप्सी को एंजाइम कभी भी ऑक्सीनेज की तरह काम नहीं करता। तो बताओ प्रकाश श्वसन C4 प्लांट में होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए C4 प्लांट C3 प्लांट से इसलिए भी बेटर है। एक तो उनमें क्या हो रहा है अभी, पेप्सी को जो एंजाइम है ना, अभी जो मैंने बताया वो CO2 की कम सांद्रता पे भी काम करता रहता है, और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की सांद्रता जो का प्रभाव जो आ रहा है उस पर आ नहीं रहा। दूसरा ऑक्सीजन क्या कि उस सांद्रता पे वो ऑक्सीनेज की तरह काम नहीं कर रहा, तो पेप्सी को एंजाइम कार्बोक्सीनेज की तरह काम करता है। अब रुबिस्को ने यहाँ नुकसान पहुंचा दिया। तो इस तरह से वो स्थिति उसलिए बताते हैं कि C4 प्लांट C3 से ज़्यादा बेटर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण अपन ने कंप्लीट कर लिया है, पौधों में पोषण। अब अपने पास में देखो बायो के सिलेबस में एक तो बचे हैं अपना बैक्टीरिया, कवक और विषाणु, लाभकारी अलाभकारी जो है, और एक थोड़ा सा अपने जो पादपों में उत्सर्जन जो हल्का सा पॉइंट है, ये कल अपन ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर अपना बायोलॉजी वाला सिलेबस या बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।